Physiology Lecture 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Logical Physiology Lecture 5 Part 1. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे करते हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब यह है कि आप लोग ब्लड का प्रेशर जब एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ द वेसल्स पे तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो आले यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। आप लोगों ने देखा ही होगा स्फिग्मोमैनोमीटर को, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब ब्लड प्रेशर को हम टू एस्पेक्ट्स से देखते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब भी हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो हम दो ब्लड प्रेशर देखते हैं, दो एस्पेक्ट्स से ब्लड प्रेशर को देखते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरे को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल एवरेज जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वो होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल एवरेज होता है 80 mmHg। अब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मेनली डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट पे, सीओ मीन कार्डिक आउटपुट। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मेनली डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। इट्स मीन कि आप लोग जब भी कार्डिक आउटपुट में कोई भी चेंजेस आएगी तो इट्स मीन कि वो क्या चेंज करेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में चेंजेस लाएगा। और इसी तरह अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस आएगी, कोई भी वेरिएशन आएगी, तो वो आप लोग के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, वेरिएट करेगा। सम बुक में कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डिक आउटपुट को और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। तो आइए हम देखते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है और वो कैसे कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अब फॉर एग्जांपल ये आप लोग का हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट है, ये एओर्टिक वॉल है और ये आप लोग का एओर्टा है और ये पेरिफेरल वेसल्स है। तो यहाँ पे अब क्या है कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग एंड ऑफ रिलैक्सेशन वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम। अब जैसे ही एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम आप लोग के वेंट्रिकल में आ जाता है तो अब वेंट्रिकल ने क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर ले, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम की एंट्री नहीं होती, वॉल्यूम का एग्जिट नहीं होता, क्योंकि आप लोग का एओर्टिक वाल्व और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद आप लोग के वेंट्रिकल ने क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ब्लड जितना भी आया होता है ड्यूरिंग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जितना भी ब्लड आया होता है आप लोग के वेंट्रिकल ने, उसने क्या होना है, एजेक्ट होना है। अब जैसे ही आप लोग के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग एजेक्शन आप लोगों के वेंट्रिकल से जितना ब्लड एजेक्ट होता है, जितने प्रेशर से एजेक्ट होता है, और वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब वेसल्स में जाता है, एओर्टा में जाता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो प्रेशर आप लोग के वेसल्स पे डालता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ड्यूरिंग सिस्टोली, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जो अमाउंट ऑफ ब्लड आप लोग के वेंट्रिकल से पुश होता है, एजेक्ट होता है, और वो वेसल्स पे जाके वेसल्स पे प्रेशर डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो होता है 120 mmHg। अब ये ब्लड जो एजेक्ट होता है ये क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये फॉरवर्ड होता है पेरिफेरल वेसल्स में और ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे ये नहीं रहता, ये आगे इस तरह वेवी शक्ल में आगे डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट किसके बराबर होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। इट्स मीन कि आप लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ही ज्यादा होगा उतना ही कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। अब किसी बंदे एक बंदा है वो 70 ml जो है ब्लड पुश करता है एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, दूसरा बंदा है वो 100 ml ब्लड पुश करता है, तो इट्स मीन कि उसका कार्डिक आउटपुट एज कम्पेयर टू 70 ml के ज्यादा है। तो जो 70 ml ब्लड पुश करेगा एओर्टा में वो ज्यादा प्रेशर डालेगा, या जो 100 ml ब्लड पुश करेगा एओर्टा में, तो ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा ब्लड का उतना ही वेसल्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इट्स मीन कि कार्डिक आउटपुट जितना आप लोग ज्यादा करेंगे उतना ही आप लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आप लोग कार्डियक आउटपुट जितना ही कम करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसका 70 ml ब्लड पुश होता है एक कॉन्ट्रैक्शन में, और दूसरा बंदा है उसका 30 ml, तो 30 ml ब्लड जो है वो प्रेशर ज्यादा डालेगा या 70 ml, ऑब्वियसली 70 ml, और 30 ml वाला बहुत ही कम डालेगा। तो अगर आप लोग कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं तो ड्यूरिंग सिस्टोली उतना ही कम ब्लड पुश होगा और उतना ही आप लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड आगे एओर्टा में जाता है तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट द सेम प्रेशर के साथ वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होती है, रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही आप लोग के वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो यहाँ का सारा ब्लड जो 70 ml या जितना भी है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यहाँ पे कम रह जाता है, यहाँ पे कम रह जाता है, और जो ब्लड पुश होता है वो सारा का सारा आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो यहाँ पे आप लोग के एओर्टा में जो वेसल्स में जो ब्लड रह जाता है उस वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो प्रेशर आप लोग के वेसल्स पे डालता है उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ड्यूरिंग डायस्टोली ऑफ वेंट्रिकल, डायस्टोलिक फेज ऑफ वेंट्रिकल, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आप लोग के एओर्टा में रह जाता है और वो वॉल्यूम जो प्रेशर डालता है उस टाइम आप लोग के वेसल्स पे, उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने आप लोगों को कहा कि ये डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। अब फॉर एग्जांपल ये आप लोग का एओर्टा है, ये आप लोग के पेरिफेरल वेसल्स है। अब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड पुश होता है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐसी बात है कि किसी पर्सन के जो वेसल्स है वो डायलेट है, वो बड़े बड़े हैं बहुत ही। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल वेसल है, ये इसके डायलेटेड वेसल है। अब एक बंदा है उसके वेसल्स जो है वो नॉर्मल से ज्यादा डायलेट है, बड़े बड़े वेसल्स है। तो फॉर एग्जांपल 70 ml ब्लड पुश होता है तो नॉर्मल में वो कितना आगे डिस्ट्रीब्यूट है, 50 ml। लेकिन अगर किसी बंदे के वेसल्स डायलेट है तो वो सारा का सारा ब्लड 60 to 70 ml ब्लड सारा का सारा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सारा का सारा ही आगे पुश हो जाता है इजीली, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंस ही नहीं है कोई, उसके लिए टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है। तो सारा का सारा ब्लड जितना यहाँ पे आता है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे बहुत ही कम रह जाता है, यहाँ पे बहुत ही कम रह जाता है। तो इन केस अगर किसी पर्सन का जो ब्लड वेसल्स है या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम है, वेसल्स डायलेट है, तो सारा का सारा ब्लड आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज यहाँ पे कम से कम ब्लड रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर किसी बंदे का टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब अगर दूसरा बंदा है तो ड्यूरिंग सिस्टोली जो ब्लड आगे चला जाता है, ड्यूरिंग यहाँ पे कम रह जाता है। अब ड्यूरिंग सिस्टोली वो सारा का सारा ब्लड आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकेस अगर नॉर्मल वेसल्स हो या डायलेटेड हो। अब किसी बंदे के वेसल्स तंग है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो उसके अंदर स्पेस ही नहीं है कि आप लोगों को जो ब्लड है वो आगे फॉरवर्ड हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो वो सारा का सारा ब्लड क्या होगा, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, ट्रैप हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, वो बहुत ही इंक्रीज है, रेजिस्टेंस शो करता है ब्लड के लिए, ताकि आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता इसे। तो आप लोग का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज ये वापस आ जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा एओर्टा में ही, लार्ज ब्लड वेसल्स में ही। तो लार्ज ब्लड वेसल्स में ही ड्यूरिंग डायस्टोली ही सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है आगे जिसने डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वो सारा का सारा यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। तो ट्रैप होने की वजह से आप लोगों के जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज होगा तो ड्यूरिंग डायस्टोली वो इतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो अगर किसी बंदे का टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है तो वो सारा का सारा ब्लड ट्रैप होगा वेसल्स में, तो वो उस वेसल्स पे प्रेशर भी ज्यादा डालेगा ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और टर्म होता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर को मतलब यह है कि डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे तो पल्स प्रेशर का मतलब इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आप लोग के पास पल्स प्रेशर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और उसका डायस्टोलिक है 80 mmHg, तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा, 120 माइनस 80, तो हमारे पास पल्स प्रेशर आ जाएगा 40 mmHg। अब ये पल्स प्रेशर होता क्या है, पल्स प्रेशर ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, जब आप लोग का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हर एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो आप लोग का वो प्रेशर क्रिएट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर।
ठीक है। और आप लोग रेडियल आर्टरी से इसे इजीली पाल्पेट करते हैं, जो आप लोग पल्स चेक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर या कैरोटिक आर्टरी पे आप लोग इसे पाल्पेट कर सकते हैं। एक और टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर आप लोगों का होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का एवरेज। मीन एवरेज जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, उसे हम क्या कहते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर जब नॉर्मल होता है तो इट्स मीन कि आप लोगों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो रही है। ये आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी बंदे के मीन आर्टीरियल प्रेशर में चेंजेस आती है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती है या बहुत ही ज्यादा ये डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों का मीन आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मली जो है वो 120 से कम होना चाहिए और 80 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 80 से कम होता है तो भी आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो इफेक्ट होगा। अगर ये 120 से ज्यादा होता है तो भी आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है। अब मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो दो तरीके हैं। एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर किसी बंदे का कैलकुलेट करने के लिए हम एक खास फार्मूला है जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया। सेकंड तरीका है मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों तरीकों से आप लोग मीन आर्टीरियल प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक तरीके से मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरे तरीके से आप लोग खुद फिर देख ले कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ एच और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ एच, तो इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना होगा। तो पहला तरीका क्या है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो हमें पहले पल्स प्रेशर निकालना होगा, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास है 80 mm ऑफ एच, लेकिन पल्स प्रेशर हमारे पास नहीं है। तो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास पल्स प्रेशर आ जाएगा। इस बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, तो पल्स प्रेशर कितना हो गया 120 माइनस 80, तो इज इक्वल टू 40 mm ऑफ एच। अब हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर हमारे पास कितना हो गया 40। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3, थर्ड हिस्सा ऑफ पल्स प्रेशर। तो ये हमारे पास है 13.33। तो हम 80 को प्लस करेंगे वो 13.33 के साथ, तो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा 93.33 mm ऑफ एच। तो इसका मतलब ये है कि 80 से ज्यादा है और 120 से कम है, तो इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, एवरेज में है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो नॉर्मल होगा। ये दूसरा तरीका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आप लोग खुद देख लें कि ये कैसे हुआ है और आप लोग इसे समझने की कोशिश करें। अब एक और टर्म है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो है मीन सिस्टेमिक प्रेशर। मीन सिस्टेमिक प्रेशर का मतलब क्या है, मीन सिस्टेमिक प्रेशर और मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब क्या है कि ये एवरेज होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का व्हेन आप लोग का हार्ट जो है वो काम कर रहा है। मीन सिस्टेमिक प्रेशर क्या होता है कि आप लोग का एवरेज ब्लड प्रेशर ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम में व्हेन आप हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है कोई बंदा है, खुदा ना खास्ता वो मर गया, अब उसका हार्ट तो काम नहीं कर रहा ना, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नहीं है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उसका हार्ट काम ही नहीं कर रहा, ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो स्टॉप हो चुकी है, ब्लड मूव ही नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ ब्लड आप लोग के ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टीरियल साइड, कैपिलरी साइड, वीनस साइड, उस वक्त जो प्रेशर होगा ब्लड का वो कांस्टेंट होगा। तो उस वक्त जो प्रेशर आप लोग के ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ब्लड प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, मीन सिस्टेमिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं, मीन सिस्टेमिक प्रेशर, और इसका एवरेज होता है 7 mm ऑफ एच। मीन सिस्टेमिक प्रेशर का मतलब क्या है कि आर्टीरियल साइड, कैपिलरी साइड और वीनस साइड पे जब हम प्रेशर देखते हैं व्हेन किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मीन सिस्टेमिक प्रेशर। अब आते हैं कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप लोगों के ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर उन वेरिएबल में चेंजेस आती है तो आप लोग का ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, उसके साथ चेंज होता रहता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। वो वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को पता है कि ब्लड प्रेशर को हम कितने एस्पेक्ट से देखते हैं, 2 से, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस।
ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे आप लोग के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। इसी तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो किस चीज को इफेक्ट कर, किस चीज कौन सी वेरिएबल है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कार्डिक आउटपुट। अगर कार्डिक आउटपुट में कोई चेंजेस आती है तो उसकी वजह से आप लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड चेंज हो सकता है। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं कि कार्डिक आउटपुट किन चीजों पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी तरह स्ट्रोक वॉल्यूम आप लोगों का अगर किसी बंदे का इंक्रीज हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, इसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो आप लोग का ब्लड प्रेशर क्या होगा, इसके साथ इफेक्ट होगा, वेरिएट होगा। इसी तरह स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए जितनी भी चीजें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर इंक्रीज होती है, किसी बंदे की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसी तरह कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसी तरह प्रीलोड हो गया। प्रीलोड का मतलब यह है कि बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आप लोगों के वेंट्रिकल में आता है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट भी होगा, उतना कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, इतना ही आप लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आप लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल किसी बंदे की बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड वॉल्यूम है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है, किसी बंदे में है ही नहीं वॉल्यूम, बहुत ही कम है, डिहाइड्रेटेड है, तो उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई डिहाइड्रेटेड बंदा और एक जो है जिसमें हम ओवरलोड कर दे, ड्रिप चढ़ा दे, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ही वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, उतना ही इंडास्ट्रोलिक वॉल्यूम, उतना ही प्रीलोड ज्यादा होगा, उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम, उतना ही कार्डिक आउटपुट, उतना ही आप लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और आप लोग का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनमें चेंजिंग की वजह से आप लोग का ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है। अब इन वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन वेरिएबल की इंपॉर्टेंस ये है कि इन केस अगर आप लोग का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर में चेंजेस आती है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इट्स मीन कि आप लोग की ये सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं, ये सारी चीजें इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका मतलब क्या है कि या तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज है, या तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है, या तो हार्ट रेट इंक्रीज है, या तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज है। तो कोई भी रीजन हो सकता है आप लोग के ब्लड प्रेशर की इंक्रीजमेंट की वजह से। तो हमारे बॉडी का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है या हम जो ड्रग्स देते हैं तो वो किस लिए देते हैं कि वो आप लोग के इन वेरिएबल में जो चेंजेस आई हुई होती है, जिसने ब्लड प्रेशर को वेरिएट किया होता है, चेंज किया होता है, वो मेंटेन हो सके, तो आप लोग का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग की वेरिएबल जो है उसे हम जब मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेटिकली हमारी बॉडी खुद मेंटेन करती है, या फिर हम ड्रग्स देते हैं तो हम इन वेरिएबल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज करते हैं, अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये था आप लोग के ब्लड प्रेशर के बारे में, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी आप लोग के ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करती है।